हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। पिछले वाले लेक्चर में हमने अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जी की जो वैल्यू है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, वो अर्थ के सरफेस पर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होती है। और वो क्यों होती है वो हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो पहला है उसमें चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है। क्योंकि जो हमारी अर्थ का शेप है बच्चों, वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। मतलब स्फेरिकल तो है लेकिन पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है। स्फीयर में क्या होता है कि सेंटर से लेकर स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, मतलब रेडियस इक्वल होती है, सेम होती है। लेकिन अगर कोई स्फीयर एग्जैक्टली स्फेरिकल ना हो तो रेडियस डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हमारे अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल ना होने की वजह से अर्थ के सेंटर के बीच का अर्थ का सेंटर जो है उससे और सरफेस के हर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। तो हमारी स्फीयर, हमारी अर्थ जो है उसका शेप किस प्रकार का है, तो देखिए हम जानते हैं कि पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो साउथ और नॉर्थ पोल की जो साइड है वहां से हमारी जो अर्थ है वो बल्जी शेप की है, मतलब दबी हुई है, फ्लैट हो गई है। और जो इक्वेटर के पॉइंट है, मतलब वेस्ट और ईस्ट के, वहां से हमारी अर्थ जो है वो इलांगेट हो गई है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक्सपांड हो गई है, इलांगेट हो गई है, उसका जो शेप है वो इंक्रीज हो गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब देखिए यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी है रेड पेन से, वो हमारा है इक्वेटर, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो है हमारी पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अब देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अगर मैं जिस लाइन से ड्रॉ करके रखा है वो हो गया हमारे अर्थ का डायमीटर। ओके, और इक्वेटर भी जो है, इक्वेटर जो मैंने रेड लाइन से शो करके रखा है वो भी हो गई हमारी अर्थ की डायमीटर। लेकिन पोल का डायमीटर और इक्वेटर का डायमीटर इक्वल नहीं है, क्योंकि पोल की तरफ से हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट हो गई है और इक्वेटर की तरफ से इलोंगेट हो गई है। इसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए सी इज द अर्थ, सी इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द इक्वेटर। मतलब अर्थ के सेंटर से लेके इक्वेटर का, तो इक्वेटर तक जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बिटवीन पोल। ओके, इसलिए देखिए मैं क्या कर लेता हूं कि अर्थ का सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी अर्थ की रेडियस, मैं उसे आरपी से डिनोट कर देता हूं। ओके, और सेंटर से लेकर इक्वेटर तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हमारी अर्थ की रेडियस हो गई, तो उसे मैं आर ई से डिनोट कर देता हूं। ओके, तो अब देखिए अर्थ का सेंटर और पोल के बीच में डिस्टेंस कम है, किसके कंपैरिजन में, अर्थ का सेंटर और इक्वेटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में। मतलब क्या, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ पोल। ओके, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, आर ई मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के साइड की रेडियस इज ग्रेटर देन आरपी। अब हमें जी की वैल्यू का फॉर्मूला पता है। ओके, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये जी का फॉर्मूला है, हमें ये पता है। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है उसके लिए फॉर्मूला बनाता हूं, G इज इक्वल टू GM अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके, आर ई क्यों, अब जी की वैल्यू हमें इक्वेटर पर निकालनी है तो इक्वेटर की रेडियस लेंगे, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। ओके, फिर पोल पर जी की वैल्यू क्या होगी, देखिए कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आरपी स्क्वायर मतलब पोल की रेडियस का स्क्वायर, इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 हमने क्या लिखा है,
RE is greater than RP, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन RP। ओके, मतलब देखिए RE की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू RP, तो RE किसके नीचे वाले फ्रैक्शन में है, देखिए GE के, मतलब सेकंड फ्रैक्शन में। तो ध्यान से देखिए सेकंड वाले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा, सेकंड वाले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा। ओके, और थर्ड वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वो लेस होगा। तो अब देखिए अगर किसी डिनोमिनेटर का, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका जो आंसर आएगा वो स्मॉल आएगा। फिर से सुनिए, अगर किसी डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन ग्रेटर हो, बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो लेस होगा या फिर हम कहेंगे स्मॉल होगा। और जिस डिनोमिनेटर का, सॉरी, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम हो, मतलब लेस हो या स्मॉल हो, तो उस वाले फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। तो अब मुझे बताइए इन दोनों में से किस फ्रैक्शन का आंसर जो है वो स्मॉल आ सकता है। ओके, देखिए स्मॉल किसका आएगा, जिस वाले का फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, सॉरी, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है या ग्रेटर है, उस वाले फ्रैक्शन का आंसर स्मॉल आएगा। मतलब क्या, जीपी की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो स्मॉल आएगी। ओके ओके, देयरफॉर जीपी इज ग्रेटर देन, फिर से सुनिए, जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका आंसर स्मॉल आता है। यहां पर आरपी, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, उसकी वैल्यू स्मॉल आती है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो देखिए डिनोमिनेटर किसका छोटा है, आरपी, क्योंकि रेडियस कम है ना, तो जीपी का आंसर बड़ा आएगा और जी का आंसर छोटा आएगा। मतलब क्या, पोल पर जी की वैल्यू है वो, पोल पर जी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका मतलब क्या, जीपी इज ग्रेटर देन जीई, मतलब कि पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी और इक्वेटर पर कम होगी। तो हम देखते हैं कि वो वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो देखिए जो इक्वेटर है, मतलब यहां पर, ओके, वहां पर वैल्यू होती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और जो पोल है वहां पर वैल्यू कितनी होती है, देखिए वहां पर वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां पर, पोल पर। ओके, यहां पर भी कितनी होगी 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर कितनी होगी पोल पर 9.832। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू जो है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने लेते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव होना शुरू कर दे, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव होना शुरू कर दे, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। किस प्रकार, जब हम पोल से, सॉरी, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दे तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो जाती है। ओके, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, कहां से कहां तक, इक्वेटर से लेके पोल तक जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके ओके, तो अब देखिए हम आसान भाषा से समझ लेते हैं कि जी की वैल्यू चेंज क्यों हो जाती है। देखिए डिस्टेंस सेंटर के बीच में और पोल के बीच में डिस्टेंस कम है, तो कम डिस्टेंस मतलब सेंटर, जो अर्थ का सेंटर है वो पोल पर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं या फिर पोल पर जो कोई भी मौजूद है उस पर कम फोर्स अप्लाई करेगा, सॉरी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा होता है, ये हमने पढ़ा है। अब फोर्स ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब कि वो ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। तो देखिए डिस्टेंस लेस फोर्स मोर, फोर्स मोर वेलोसिटी फास्ट, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी मोर, वेलोसिटी मोर एक्सेलरेशन मोर।
ओके। और इक्वेटर पर क्या होता है कि सेंटर और इक्वेटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाने की वजह से फोर्स कम अप्लाई होता है। फोर्स कम अप्लाई होने की वजह से वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन की जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर समरी लिख के रखी है। हमारी अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो इलांगेटेड एट द इक्वेटर, इक्वेटर की जगह वो इलांगेट हो चुकी है, और जो पोल है वहां पर फ्लैट हो चुकी है। तो अर्थ का शेप स्फेरिकल ना होने की वजह से जो रेडियस है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है हर पॉइंट पर। मतलब अर्थ का सेंटर और अर्थ का कोई भी पॉइंट ले ले अर्थ के सरफेस का, उसके वहां तक का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मतलब रेडियस इक्वल नहीं है। ओके, सो अब रेडियस इक्वल ना होने की वजह से अर्थ का सेंटर और अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है वहां का डिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए वैल्यू भी कम ज्यादा होती रहती है। ओके, मतलब क्या कि अर्थ के सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जी की वैल्यू अलग अलग होगी। इक्वेटर पर जो है वहां पर कम होगी, पोल के ऊपर वैल्यू कम होगी, सॉरी पोल के ऊपर वैल्यू ज्यादा होगी। सो मींस व्हाट एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इट इज मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पर वो कितनी है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पोल पर कितनी है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एवरेज वैल्यू ऑफ जी, मतलब हम एवरेज कैसे लेते हैं, इन दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9.8 समथिंग आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू हम कितनी लेते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो उस फ्रैक्शन का आंसर स्मॉल आता है, और अगर किसी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर स्मॉल हो तो उस फ्रैक्शन का आंसर कैसा आता है, बड़ा आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज विथ हाइट, जी की वैल्यू हाइट की वजह से कैसे चेंज होती चली जाती है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ओके, और ये हमारी अर्थ का सेंटर है। ओके, अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक जो पॉइंट है वहां पर का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, अर्थ की रेडियस, बरोबर। अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक के जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे अर्थ की रेडियस। अब हमें यह पता है कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट तक में ले गए। ओके, अब देखिए यहां पर हाइट हम कितनी कंसिडर करेंगे, यहां पर हम हाइट कंसिडर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि 6400 किलोमीटर तक मतलब जहां पर प्लेन हवा में उड़ते हैं वहां पर हम जी की वैल्यू है वो 9.8 ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके, मतलब वो चेंज हो जाती है लेकिन बहुत ही कम, मतलब हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाइट कौन सी लेंगे, 6400 किलोमीटर के ऊपर की हाइट लेंगे, मतलब इतने हाइट के बाद ही जी की वैल्यू ज्यादा मार्जिन में चेंज होती जाती है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, वो मैं ऑब्जेक्ट ये जितनी हाइट तक अर्थ के सरफेस के ऊपर ले गया। अब मुझे ये निकालना है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट ले जाऊं और उसे रिलीज कर दूं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ आते हुए अपनी वेलोसिटी पर सेकंड कितने अमाउंट से चेंज करेगा। ओके, हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितने अमाउंट में चेंज होगी, ये हमें निकालना है। अब देखिए मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैं अर्थ की सरफेस से ये इतनी हाइट तक ले गया, कितनी हाइट तक ले गया, ये इतनी हाइट तक में ले गया। अब मुझे जो ऑब्जेक्ट मैंने ये इतनी हाइट तक रखा है उस ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे निकालना है। ओके, अब देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है जी इज इक्वल टू gm/r² एट सरफेस। सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है उसका फॉर्मूला ये है। ओके, उसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 9.8, हम एवरेज वैल्यू लेते हैं जी की। अब हम क्या करेंगे, जीएच की वैल्यू देख के लेते हैं, मतलब हाइट पर
जी की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस आर का मतलब क्या होता है, ठीक से देखिए, इस आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा गया हो तो उस ऑब्जेक्ट का अर्थ से सेंटर से तक जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी रेडियस। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, उतना ही। ओके, डिस्टेंस कितना होगा जितनी अर्थ की रेडियस है। तो अब देख लीजिए, तो अगर ऑब्जेक्ट ये जितनी हाइट तक मैं ले जाऊं तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अर्थ की रेडियस और इस हाइट को ऐड कर देंगे, वही होगा उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से लेके डिस्टेंस। तो देखिए क्या आ जाएगा, जीएम अपॉन आर प्लस एच। ओके, आर प्लस एच स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। एट हाइट एच मतलब हाइट पर जी की वैल्यू इतनी होगी एट हाइट एच। ओके, तो अब क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, देखिए क्या आ जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, अब जी एच की वैल्यू देखिए कितनी है, वो है जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर अपॉन, फिर से जी की वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर से जी एच अपॉन जी का आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, जीएम कैंसल। ओके, जीएम कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल यहां पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर। अब गौर करने वाली बात देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर आर स्क्वायर मतलब रेडियस और यहां पर आर प्लस एच मतलब देखिए इस वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। क्यों, आर मींस रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मान लीजिए कि अर्थ की रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶ और इतना डिस्टेंस मतलब, और नीचे वाला देखिए क्या है, आर प्लस एच मतलब इतना जो रेडियस के अर्थ है, और ऑब्जेक्ट हम ये कितने हाइट तक ले गए, मतलब आर प्लस एच की वैल्यू ज्यादा होगी, आर प्लस एच की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए आर प्लस एच का स्क्वायर भी ज्यादा होगा, मतलब कि इस वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होने वाला है। तो अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बहुत बड़ा हो या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा भी हो और अगर बहुत भी बड़ा हो, क्योंकि इस केस में बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब देखिए हाइट हम कितनी लेंगे 6400 किलोमीटर के ऊपर, तो डिनोमिनेटर बड़ा आ जाएगा। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है, ओके, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है तो देखिए क्या हो जाता है, यहां पर मैं लिखता हूं। तो बच्चों जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, देखिए वो फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ जाती है। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर हो एज कंपेयर टू न्यूमरेटर तो उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से कम आ जाती है, लेस देन 1। ओके, लेस देन 1 आ जाएगी। तो देखिए अगर मैं इस g को यहां लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, GH इज लेस देन G, मतलब क्या, देखिए G की वैल्यू ये जितनी हाइट तक कितनी होगी, ये जितनी हाइट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की वहां पर G की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के लिए कितनी होगी, वो सरफेस पर जितनी है ना वैल्यू उससे कम होने वाली है। अब हमें लगेगा कि ऊपर जाते जाते वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ठीक है, अब देखिए मैं आसान भाषा में समझा देता हूं।
सेंटर से लेके जो ऑब्जेक्ट है ये जितने हाइट तक, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से फोर्स कम हो जाता है, और फोर्स कम हो जाने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो नीचे आएगा वो कम स्पीड में आएगा एज कंपेयर टू अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर हो, क्योंकि ये जितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट ले जाने के बाद उस पर अर्थ का सेंटर कम फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, मतलब अर्थ कम फोर्स अप्लाई करेगी, उसे नीचे की तरफ तो खींचेगी लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं खींचेगी उसको। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, जो ये जितनी हाइट तक हम ले गए हैं, वो ऑब्जेक्ट नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी पर सेकंड कम अमाउंट में चेंज करेगा एज कंपेयर टू सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसलिए हाइट तक जाने के बाद जी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज विथ डेप्थ। जी की वैल्यू डेप्थ में जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे कम होती है या फिर बढ़ जाती है, वो हमें देखना है। ओके, डेप्थ मतलब क्या, अर्थ के सरफेस से नीचे जाना। ओके, अर्थ के सेंटर की तरफ जाना। देखिए अब मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्कर से एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है, मान लीजिए वो है हमारी अर्थ। ओके, और सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के अंदर ये जितनी हाइट पर प्लेस किया है, मतलब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लेस किया गया है। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। ओके, ये है हमारे अर्थ का सेंटर। ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है और मुझे ये देखना है कि इस पॉइंट पर, अर्थ के अंदर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखने पर जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ जी। अब देखिए अर्थ के सरफेस से लेकर अर्थ के सेंटर तक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी रेडियस ऑफ द अर्थ। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, ओके, ये अर्थ की सरफेस से नीचे ये जितनी हाइट पर प्लेस किया गया है, नीचे मतलब अर्थ के अंदर। ओके, अब सरफेस पर वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी होगी। अब हमें क्या लगेगा कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की डेप्थ में रखा गया हो, मतलब अर्थ के अंदर रखा गया हो ये जितनी हाइट पर, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट सरफेस पर नहीं है, ऑब्जेक्ट सरफेस के नीचे है, मतलब अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस कम होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा अर्थ की सेंटर से, मतलब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो जब अर्थ के सेंटर की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू जब ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर हो। और दूसरी बात ये कि वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं। क्यों होता नहीं, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ये जितनी हाइट पर इनसाइड द अर्थ रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ सिर्फ कितनी होती है, जहां उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वहां से हम एक इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों यही इतना ही पार्ट अर्थ का काम करेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, कहां पर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मतलब क्या होगा कि अगर अर्थ के सेंटर के कंपैरिजन में कहा जाए तो अर्थ कहेगी कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, उसे ए लगेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ जो ये वाला पार्ट है बीच में, जो मैंने सर्कल ड्रॉ करके रखा है, वही हो गई अर्थ इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है। ये नहीं होगा कि यहाँ का पार्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ओके, मतलब अर्थ यहाँ से उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएगी। हाँ, बात जरूर है कि ऊपर की तरफ फोर्स तो अप्लाई होता है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ऐसा नहीं होता कि मैं नीचे जमीन में
धस जाता हो, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि एक कोहेसिव फोर्स होता है जो मुझे ऊपर उठा के रखा हुआ है। ओके, और किसकी वजह से? अर्थ का जो सरफेस है उसने मुझ पर एक फोर्स लगाया है अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से नीचे वाला फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अगर सोचे तो देखिए क्या हो जाता है, अगर मैं अर्थ का मास निकालूं, ओके, अर्थ का मास कैसे निकालेंगे? मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है शेप, मतलब हमें कह सकते हैं कि कितना एरिया कवर कर लिया है। और डेंसिटी का मतलब आपको पता है, स्पेसिफिक हीट की वीडियो में मैंने बताया था डेंसिटी का मतलब क्या होता है। ज्यादा डेंसिटी पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे। ओके, कम डेंसिटी ज्यादा है मतलब क्या? पार्टिकल जो है पास पास है। डेंसिटी कम है इसका मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है। तो देखिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये है फॉर्मूला मास का। अब यम मींस मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस व्हाट, हम मराठी में कह सकते क्षेत्रफल, एरिया। ओके, तो अब मुझे मास किसका निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है? अर्थ का निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि अर्थ स्फीयर शेप की है, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा वाला? यम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? अगर स्फीयर का मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इसे आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, ऑल्सो अब देखिए ये किस हो गया, ये जो मैंने ब्लैक सर्कल ड्रॉ करके रखा है मतलब बड़ी वाली अर्थ, उसका मास हो गया ये। ओके, अब ध्यान से सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट ये जितनी हाइट पर नीचे रखा गया हो तो मुझे ये बताइए रेडियस में से वो हाइट मुझे माइनस करनी पड़ेगी या प्लस करनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है कि माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ के सरफेस के नीचे रखा हुआ है। ओके, मतलब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो हाइट हमें माइनस करनी पड़ेगी। किस में से? रेडियस में से, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सेंटर के कंपैरिजन में, मतलब अर्थ के सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसके सरफेस पर ही है, तो मतलब यहाँ के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तो वही हो गई रेडियस। ओके, इस ऑब्जेक्ट के लिए यही हो गई रेडियस। और अगर ओरिजिनल जो हमारी अर्थ है, मतलब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली होगी पूरी की पूरी रेडियस, ये वाली, और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली पूरी की पूरी रेडियस हो गई। तो इस रेडियस को हम कैसे निकालेंगे? बड़ी वाली रेडियस माइनस हाइट, तो मतलब क्या? r माइनस एच क्यूब, ओके, इंटू रो। तो अब मुझे बताइए इसमें से किस वाले का मास ज्यादा आएगा? ओके, अंदर वाले सर्कल का, मतलब जिसे मैंने एक इमेजिनरी अर्थ माना है, उसका मास ज्यादा आएगा, या ओरिजिनल अर्थ जिसे मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ करके रखा है उसका मास ज्यादा आएगा? तो देखिए यहां पर आपको पता चल जाएगा 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिर्फ देखिए यहां पर r क्यूब है। अब मुझे बताइए अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400। उसका अगर आप क्यूब करेंगे तो ज्यादा आंसर आ जाएगा। और r माइनस एच, मान लीजिए r की वैल्यू है 6400, उसमें से आप हाइट माइनस कर दो। मान लीजिए कि आपने 500 किलोमीटर इतनी हाइट तक, मतलब नीचे अर्थ के सरफेस के नीचे 500 किलोमीटर की हाइट तक आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ की रेडियस क्या हो गई? वो हो गई 5900। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट हम अंदर रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ की रेडियस बदल जाएगी। ओके, उसके लिए तो सिर्फ इतनी ही रेडियस हो गई ना। ओके, अब देखिए r माइनस एच क्यूब, मतलब अर्थ का मास क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, अर्थ का मास बदल जाएगा। देखिए यहां पर अर्थ का मास अलग आ जाएगा, यहां पर अर्थ का मास अलग आ जाएगा। अब देखिए मतलब क्या, मास भी बदल रहा है और रेडियस भी चेंज हो रही है। ठीक से सुनिए, अर्थ का मास भी बदल रहा है और रेडियस भी बदल रही है जब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के डेप्थ में प्लेस करेंगे और वहां फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या होती है।
तो अब देखिए इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन साइड द अर्थ, मतलब अगर हम डेप्थ में जाए, रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीजेस, अर्थ की रेडियस उस ऑब्जेक्ट के लिए, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ की रेडियस बदल जाएगी। ओके, देयरफॉर मास ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो डिक्रीजेस। तो इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ का मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर पूरी की पूरी अर्थ फोर्स नहीं अप्लाई करेगी। पूरे अर्थ का जितना मास है वो मास उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई कितना होगा ये किस पे डिपेंड होता है, ये मास पर डिपेंड होता है। ओके, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर आप आर क्यूब मतलब क्या, रेडियस, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस बदल गई तो अर्थ का मास भी बदल गया, कम हो गया, रेडियस भी कम हो गई, मास भी कम हो गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, जीडी, जीडी मतलब जी की वैल्यू डेप्थ में इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर माइनस एच स्क्वेयर। ओके, देखिए जीएम अगर मास बढ़ जाने से, सॉरी मास डिक्रीज हो जाने से जीएम का जो प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। आर माइनस ए स्क्वेयर, अब रेडियस कम हो गई तो इसका मतलब है डिस्टेंस भी कम हो गया ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में। अब देखिए मास भी कम हो गया, जब हम डेप्थ में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मास भी कम हो गया और रेडियस भी कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू भी बच्चों कम हो जाएगी। अब देखिए मास कम हो जाने से जीएम का प्रोडक्ट कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाने से ये भी प्रोडक्ट कम हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वही होगा जीडी, मतलब वैल्यू ऑफ जी इन डेप्थ। अब देखिए अगर सरफेस की कंपैरिजन की बात करें तो सरफेस पर मास, सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट होगा, ओरिजिनल अर्थ के सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए तो अर्थ का मास पूरा का पूरा होगा और रेडियस भी ज्यादा होगी। तो उसका मतलब क्या है कि वह जी की वैल्यू ज्यादा होगी और यह जीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जीडी इज लेस देन जी, मतलब अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो जी की वैल्यू भी कम होती जाती है। हमें ऐसा लगता है कि बढ़नी चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं। मतलब क्या, देखिए हमने क्या क्या देखा, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पर हर जगह जी की वैल्यू बदलती रहती है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। इक्वेटर पर अलग वैल्यू होगी, पोल पर अलग वैल्यू होगी, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देंगे वैसे वैसे हर एक पॉइंट पर यह वर्ड बहुत जरूरी है, हर एक पॉइंट पर जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, जैसे हम पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ आएंगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। सेकंड हमने देखा चेंज विथ हाइट, हाइट पर जाने से क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर फोर्स डिक्रीजेस, velocity decreases, and velocity decreases, acceleration due to gravity is also decreases. That's why value of g at height h is decreases. और थर्ड हमने देखा चेंज विथ डेप्थ, अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे, मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नीचे अगर प्लेस कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ की रेडियस चेंज हो जाती है, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियस कम होती जाती है और अर्थ का मास भी कम हो जाता है। ओके, इस वजह से जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, आपके बुक में एक चार्ट दिया गया है, वहां पर किलोमीटर मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट पर कितनी हाइट तक जाने के बाद जी की वैल्यू कितनी हो जाती है वो आपके बुक में दिया गया है। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही था। फिर हम बढ़ते हैं आगे और हम देख लेते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं मास की। मास मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की अमाउंट कितनी है। ओके, मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन को बनाने में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगा है तो उसको कहेंगे हम मास। मान लीजिए
इस पेन को बनाने के लिए 20 ग्राम प्लास्टिक का यूज किया है, तो इस पेन का मास हुआ 20 ग्राम। ओके, और वेट का मतलब क्या होता है? देखिए, वेट का मतलब होता है कि इस पेन पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पेन पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थ की वजह से, मतलब अर्थ इस पेन पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, वही फोर्स इस पेन का वेट होता है। अब देखिए, मास जो होता है बच्चों, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए, ये पेन है, मैं बोला कि इसका मास है 20 ग्राम। ओके, अब मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा और इसे फिर से बोल रहा हूं कि मैं 20 ग्राम इसका मास है। मैंने इसको ऐसे रखा और उसका मास मेजर किया, तो मास तो वही होगा ना, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो तो वही रहेगा। अब मान लीजिए मुझे इस पेन को बनाना है, अगर इस पेन को अर्थ पर बनाने के लिए मुझे 20 ग्राम प्लास्टिक लगता है, अगर उसी पेन को, इसी शेप का पेन, उसका वॉल्यूम भी इतना होगा, उसका एरिया भी उतना ही होगा, तो इस पेन को अगर मैं मून पर जाके बनाऊं, तो मून पर बनाते समय मुझे 20 ग्राम ही प्लास्टिक लगेगा, ना कि ज्यादा लगेगा और ना कि कम, क्योंकि मैं उसी एरिया का पेन बना रहा हूं। मतलब उसका एरिया या लेंथ ब्रेड्थ होगी, वही ब्रेड्थ वही लेंथ का पेन मैं मून पर अगर बना रहा हूं, तो मुझे उतना ही प्लास्टिक लगेगा जितना अर्थ पर लग रहा था। ओके, मतलब क्या? मास ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट चेंज। सब्सटेंस का मास जो है वो कभी बदलता नहीं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी प्लेनेट पर जाओ, मास बदलेगा नहीं। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई मैं बोलूं कि गणेश जी की मूर्ति है, उस गणेश जी की मूर्ति को बनाने के लिए मान लीजिए कि 2 किलोग्राम इतनी क्ले का यूज किया गया है, तो उसी शेप की गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए मून पर कितनी क्ले लगेगी? 2 किलोग्राम ही लगेगी ना। मतलब क्या कि मास तो चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब उस मूर्ति को बनाने के लिए जो मैटर लगेगा, मैटर मतलब क्या? क्ले लगेगी, वो तो उतनी ही लगेगी जितनी अर्थ पर लग रही थी। अब देखिए, वेट क्या होता है? मैंने बोला कि वेट को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है या डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब देखिए, मुझ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर की तरफ तो नहीं हो रहा, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब क्या कि अर्थ जो है मुझे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ मुझे नीचे की तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ से अप्लाई हो रहा है। अर्थ मुझे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ना कि इस डायरेक्शन में या ना ऊपर वाले डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। मतलब डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, जो फोर्स मुझ पर अप्लाई हो रहा है वही फोर्स मेरा वेट होता है, ना कि मास। ओके, तो देखिए, जब मैं अगर ऊपर में छलांग लगाऊं, मतलब अगर मैं बिल्डिंग पर गया और वहां से छलांग लगाई, तो मेरी स्पीड नीचे आते आते क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला ध्यान से सुनिए क्या होता है। वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी। ध्यान से सुनिए, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी, क्योंकि वेट मतलब ही फोर्स, जितना आप पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वही होगा आपका वेट। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसलिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बतानी पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वेट कितना है। ओके, मतलब वेट कितना है और किस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। देन देखिए, मास जो है बच्चों वो तो चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया कि इस पेन को बनाने के लिए जितना मैटर का यूज किया है उतना ही आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, और अगर आप चाहते हो कि इसी लेंथ का, इसी ब्रेड्थ का
अगर आप पेन बनाना चाहते हो तो उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर आपको लगेगा। जैसे मैंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति आप किसी भी प्लेनेट पर बनाओ, अगर आप उसी एरिया की मूर्ति बनाना चाहते हैं तो मैटर उतना ही लगेगा। लेकिन अगर अब देखिए जी की वैल्यू तो हर एक पॉइंट पर कम ज्यादा होती है, मतलब इक्वेटर पे कम होती है, पोल पे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब हर एक पॉइंट पर जी की वैल्यू अलग अलग है। और मैंने जैसे कहा कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर जी की वैल्यू कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी तो मास इनटू जी मतलब यम इंटू जी का जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाएगा। और वेट क्या होता है, वही होता है मास इंटू जी मतलब यम इंटू जी। मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वही होता है आपका वेट। ओके, अब देखिए अगर मास कैनॉट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट, ये मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लैनेट पर जाओ मास वही रहता है। मास देखिए मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला अभी मैंने बताया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या, शेप, और डेंसिटी मतलब क्या, उसमें पार्टिकल्स वन सेंटीमीटर क्यूबिक इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स बसे हुए हैं वो हम कहते हैं डेंसिटी। तो मास इनटू डेंसिटी का जो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम कहते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। वेट के बारे में मैंने बताया आपको कि जो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो फोर्स अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई करती है या एक्सर्ट करती है वही हमारा होता है वेट। वही हमारा होता है वेट। और वेट मैंने क्या बताया कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेट मतलब क्या, फोर्स, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ हमें नीचे खींच रही है, मतलब अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वेट वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है तो वेट भी अलग अलग होगा। जी की वैल्यू सेम नहीं है तो वेट भी अलग अलग होगा। और इसलिए वेट जो है हमारा वेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वो चेंज होता जाता है, क्योंकि हर एक जगह जी की वैल्यू कम है तो किसी प्लैनेट पर ज्यादा जी की वैल्यू होगी तो वहां पर वेट ज्यादा होगा। मून पर 1.6 इतनी जी की वैल्यू है तो इस अगर पेन का वेट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर है 50 ग्राम तो वहां पर जाकर शायद 30 ही ग्राम या फिर 10 ग्राम ही भर जाए। ओके, इसका ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मेरा वेट है 75 किलोग्राम, सॉरी मेरा मास है 75 किलोग्राम, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, तो मास यम इंटू जी, तो मास को जी की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 इंटू 9.8 समथिंग 700 के करीब वेट हो जाएगा। तो वेट और मास सेम नहीं होते। देन देखिए जो हमारा वेट है मतलब हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमारे ऊपर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ अप्लाई होगा, मतलब क्या, हमें अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि वेट मतलब क्या, हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में अगर आ गया तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ मास के 4 पॉइंट और वेट के 4 पॉइंट्स। ओके, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमारा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी और डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट खत्म हो गया है। दूसरी बात मैं एक बताता हूं कि जब हम कहते हैं कि मेरा वेट 75 किलोग्राम है, तो हम एक्चुअली में हमारा मास बता रहे होते, ना कि हम वेट बता रहे होते। लेकिन हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम कहते हैं कि मेरा वेट इतना है, उसका वेट इतना है। जब हम किसी स्टोर में जाते हैं तो वहां हम कहते हैं कि 1 किलो ये दीजिए, वो 2 किलो वो दीजिए, तो वो जो बैलेंस है वो मास मेजर करता है, ना कि वेट मेजर करता है। और जब ऐसा कोई बैलेंस हो, जैसे आपने रेशनिंग के स्टोर में देखा होगा, वहां पर 2 बैलेंस होते हैं, तो वहां दोनों के मास इसको कंपेयर किया जाता है। ओके, ना कि वेट को कंपेयर किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। जब हम बोलते हैं कि हमारा वेट इतना है,
तो एक्चुअली में हम हमारा मास बता रहे होते, ना कि वेट। इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा उनको भी हो जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।